अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। यहाँ से हमने पिछला लेक्चर जो है ये इस स्लाइड पे कंप्लीट हुआ था हमारा, और अब हम नया लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। नया लेक्चर जो है उसमें मैं इसके फर्स्ट वाले लेक्चर का ये पार्ट 2 है। ये हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम चैप्टर 4 के सेफ मदरहुड जो टॉपिक था उसके ऊपर जो है लेक्चर था। पार्ट फर्स्ट जो है वो कर चुके हैं, अभी इसका पार्ट सेकंड जो है वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। इस स्लाइड पे हमने देखा था कि कैसे ब्लड टेस्ट रूटीन के और स्पेसिफिक जो ब्लड टेस्ट एंटीनेटल होते हैं वो उनको उनकी डिटेल देखा, और दूसरा हमने ये देखा था कि अगर पोस्ट नेटल है फीमेल तो उसके हम जो हिस्ट्री ले रहे हैं वो लेबर और डिलीवरी की होगी, और इसके अलावा हम उसकी हिस्ट्री ऑफ पोस्ट नेटल पीरियड जो पोस्ट नेटल पीरियड है उसकी हिस्ट्री जो है वो हम लेंगे। इससे जो है आगे हम पोस्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री जो है वो इंक्लूड है डिटेल ऑफ ऑल प्रीवियस प्रेगनेंसीज इंक्लूडिंग मिस कैरेजेस एंड टर्मिनेशन। जो पोस्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है वो मुश्तमिल होती है उन तमाम प्रीवियस प्रेगनेंसीज पे, चाहे वो मिस कैरेज हो, टर्मिनेशन हो, वो ये सब की डिटेल जो है ये प्रीवियस प्रेगनेंसी में आती है। फिर लेंथ ऑफ गेस्टरेशन जो है कि कितने टाइम तक की गेस्टरेशन थी उसकी लेंथ इसमें पूछनी है, और डेट एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी की कौन सी डेट थी और कौन सी जगह पे डिलीवरी आया, घर में हुई, हॉस्पिटल में हुई। और इसके अलावा हम ऑनसेट ऑफ लेबर इंक्लूडिंग डिटेल ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, हम जो है लेबर ऑनसेट ऑफ लेबर के बारे में पूछेंगे और डिटेल लेंगे कि इंडक्शन ऑफ लेबर जो है वो कैसे हुआ। फिर इसके अलावा जो है हम मोड ऑफ डिलीवरी के बारे में पूछेंगे कि कैसे डिलीवरी हुई। नॉर्मल डिलीवरी थी, एनवीडी जिसको कहते हैं, आप लोगों को पहले बताया हुआ है एनवीडी किसको क्या है, या सी सेक्शन से बेबी हुआ, फोर्सिब डिलीवरी हुई, या इस तरह जो भी मेथड मोड था डिलीवरी का वो हम पूछेंगे। सेक एंड बर्थ वेट, और ये पूछेंगे कि क्या बच्चे मेल थे फीमेल थे और उस वक्त उनका बर्थ वेट क्या था, और इससे हमें ये पता चलेगा कि बर्थ वेट से कि बेबीज जो है नॉर्मल उनका वेट था या ज़्यादा था या कम था। और फीटल एंड न्यूनेटल लाइफ जो है उसके बारे में हिस्ट्री लेंगे। क्लियर डिटेल ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन और एडवर्स आउटकम, हम इसकी डिटेल क्लियर लेंगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थी इससे पहले या एडवर्स आउटकम तो नहीं थे, मींस सच एज शोल्डर डिस्टोशिया तो नहीं था, या पोस्टपार्टम हेमरेज या स्टिल बर्थ तो नहीं था। शोल्डर डिस्टोशिया का मतलब ये है कि ड्यूरिंग लेबर जो है लेबर पेन जो है वो कम हो जाए, और शोल्डर की जब बेबी का हेड तो डिलीवर हो जाए लेकिन शोल्डर वाली जगह पे आके लेबर पेन कम हो जाए, और वो उस कंडीशन को शोल्डर डिस्टोशिया कहते हैं। तो इस तरह की जो प्रीवियस जो कॉम्प्लिकेशंस थी या एडवर्स आउटकम थे उसके बारे में पूछेंगे कि उसको इस तरह का कोई पोस्टमार्टम हेमरेज वगैरह या स्टिल बर्थ, मतलब मैंने आप लोगों को बताया था स्टिल बर्थ जो बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं पेट में ही जिनकी डेथ हो जाती है उन बच्चों को स्टिल बर्थ जो है कहते हैं। फिर पास्ट हिस्ट्री में हम उसकी मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री भी पूछेंगे कि मेडिकल उसको कोई प्रॉब्लम या उसकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई इससे पहले, ये पूछेंगे। मेडिकल कंडीशन सच एज द हाइपरटेंशन के मेडिकल कंडीशन में पूछेंगे क्या वो हाइपरटेंशन तो नहीं है, बीपी तो नहीं उसका हाई होता, या एपिलेप्सी तो नहीं है, और डायबिटीज या उसको पहले से डायबिटीज तो नहीं है। ये मेडिकल हिस्ट्री में
हम सब पूछेंगे डिटेल ऑफ एनी कंसल्टेशन विद अदर फिजिशियन, किसी और फिजिशियन के साथ तो वो ट्रीटमेंट नहीं ले रही, मतलब किसी न्यूरोलॉजिस्ट से ले रही हो या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से जो है वो मेडिसिन ले रही हो, तो इनके बारे में हम डिटेल पूछेंगे। इसके अलावा इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है इसमें होगी और इसकी डिटेल्स जो है हम लेंगे। देन आगे इसमें ड्रग्स एंड एलर्जी हिस्ट्री हम लेंगे कि पेशेंट को किसी ड्रग से जो एलर्जी तो नहीं है, बाज़ पेशेंट्स को बाज़ स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं जिससे वो एलर्जिक होते हैं, तो हम उससे ये पूछेंगे करंट मेडिकेशन के अभी वो कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रही, करंट मेडिकेशन में क्या ले रही है, मेडिकेशन टेकन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और वो मेडिकेशन जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैं उनके बारे में पूछेंगे। एनी एलर्जीज एंड अदर सिविरिटी, हम उसकी कोई एलर्जी, किसी से एलर्जिक हो या कोई सिविरिटी हो उससे पूछेंगे। उसमें कोई उसको एनाफ्लेक्सिस या रैशेस तो किसी मेडिसिन की वजह से नहीं होते। फिर हम फैमिली हिस्ट्री की तरफ आएंगे। फैमिली हिस्ट्री में हम एनी हिस्ट्री ऑफ हेरिडिटी इलनेस मतलब और कंजेनिटल डिफेक्ट, उसकी फैमिली में तो कोई, उसको वरासत में तो कोई बीमारी नहीं मिली हुई या कंजेनिटल कोई डिफेक्ट तो नहीं है उसकी बॉडी में, इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर एडुकेट काउंसलिंग एंड स्क्रीनिंग इज ऑफर। तो ऐसी अगर कंडीशन है तो उसमें हम उसकी एडुकेट काउंसलिंग करेंगे और हम उसको बोलेंगे कि अपनी स्क्रीनिंग जो है वो कर ले क्योंकि इसकी ज़रूरत है। फैमिलियल डिसऑर्डर सच एज थ्रोम्बो, इस तरह उसकी फैमिली के डिसऑर्डर के बारे में पूछेंगे। प्रीवियसली इफेक्टेड प्रेगनेंसीज, इससे पहले जो प्रेगनेंसीज थी वो उनमें कोई इफेक्टेड तो नहीं थी। फिर हम विद एनी क्रोमोसोमल और जेनेटिक जो डिसऑर्डर है उसके बारे में पूछेंगे, कोई उसकी क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं था उसमें। मल्टीपल गेस्टरेशन मतलब एक से ज़्यादा बेबी तो नहीं थे, और कंसिक्वेंटली जो है मतलब जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उसके बारे में पूछेंगे। फिर हम सोशल हिस्ट्री की तरफ आएंगे। सोशल हिस्ट्री में हम पेशेंट का लिविंग स्टेटस देखते हैं कि वो रह किस तरह से रहा है, टोटल फैमिली मेंबर्स उसके कितने हैं, उसकी फैमिली में अर्निंग मेंबर्स कितने हैं, कितने लोग उनकी फैमिली में ऐसे हैं जो कमा रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो घर पे हैं जो डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर, और प्लान्स फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, और उसके प्लान्स देखेंगे कि वो क्या प्लान कर रही है कि वो ब्रेस्ट फीड कराएगी अपने बेबी को या बॉटल फीड कराएगी, उसके प्लान्स जो है इसके बारे में पूछेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस स्क्रीनिंग, उससे हम डोमेस्टिक वायलेंस स्क्रीनिंग उसकी करेंगे कि उसको किसी डोमेस्टिक वायलेंस का सामना तो नहीं है, कहीं उसका हस्बैंड उसको टॉर्चर तो नहीं करता, उसको उस पर तशद्दुद तो नहीं करता, इसके बारे में हम जो है हिस्ट्री लेंगे। इसके अलावा पर्सनल हिस्ट्री में हम उसके बारे में पूछेंगे कि स्मोकिंग या अदर नारकोटिक्स, वो कोई कहीं स्मोकिंग तो नहीं करती या इसके अलावा और कोई नारकोटिक्स जो है वो तो नहीं यूज़ कर रही, कोई ऐसी ड्रग्स तो नहीं यूज़ कर रही। और हिस्ट्री ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़, हम ड्रग्स की हिस्ट्री लेंगे कि कोई वो सेडेशन के लिए कोई ड्रग्स तो नहीं यूज़ करती, या वो अल्कोहल अब्यूज़ तो नहीं है, क्या वो शराब नोशी करती है, ये हम पूछेंगे। स्लीप, उसकी नींद के बारे में पूछेंगे कि उसको नींद कैसे आती है। हम डाइट के बारे में पूछेंगे कि वो डाइट में क्या क्या लेती है, उसको क्या पसंद है, क्या उसकी डाइट जो है वो बैलेंस डाइट है या नहीं, इससे हमें पता चलेगा। और उसकी बावल हैबिट्स के बारे में पूछेंगे कि वो वॉशरूम उसके जाने का जो वो हैबिट्स हैं वो किस तरह से हैं। ये सब जो है हम पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट से डिटेल्स लेंगे। फिर हम सिस्टेमिक हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री ऑफ सिस्टेमिक रिव्यू, हम पूरा उसका सिस्टेमिक रिव्यू करेंगे। उसमें हम CNS जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में उसको देखेंगे, हम CVS को देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, GIT देखेंगे, जेनिटला और यूरिनरी सिस्टम और लोकोमोटर सिस्टम। ये हम फुल जो है सिस्टेमिक जो रिव्यू है पेशेंट का वो करेंगे। फिर एग्जामिनेशन, हम ये तो हमने सारा हिस्ट्री लिया, अब हम एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन ऑब्स्ट्रक्टिकल एग्जामिनेशन जो है उसमें क्या क्या आता है, उसमें सबसे पहले जो है जर्नल एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन है। जनरल एग्जामिनेशन में हम बॉडी मास इंडेक्स BMI जो है कैलकुलेट करेंगे, पेशेंट का कैलकुलेट करेंगे। वेट हम BMI कैसे निकालते हैं ये तो आप लोगों को पता होगा। हम इसमें वेट और हाइट जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। वेट जो है केजीज में होता है और हाइट जो है मीटर स्क्वायर में हम लेते हैं। इस तरह प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन आर इंक्रीज विद BMI लो देन 18.5 एंड हाई देन 25%। अगर प्रेगनेंस उसका BMI हम जो निकालेंगे, अगर वो BMI 18.5 से कम है तो तब भी वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएगी, और 25 से ज्यादा है तब भी वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ फिर जाएगी। और वाइटल जो है हम उसके लेंगे BP, पल्स, टेम्परेचर जो है, रिस्पायरेशन, ये हम उसके वाइटल्स जो है लेंगे। जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में नजर आ रहा है, नर्स जो है वो उसका BP ले रही है पेशेंट का। ब्लड प्रेशर हम जो है सेमी रिकमेंडेड पोजीशन जो है 45 उस पे हम बिठा के पेशेंट को लेंगे। यूज एन एप्रोप्रिएट साइज कफ, हमारे पास कफ जो है वो एप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए, जो छोटा या बड़ा नहीं। टू स्मॉल कफ गिव्स फॉल्सी हाई रीडिंग जो है, जो छोटा कफ होता है ना, टू स्मॉल जो होता है कफ, वो हमेशा आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता, बल्कि वो आपको फॉल्स हाई रीडिंग जो है वो फिर देता है पेशेंट की। इसलिए आपने कफ का यूज जो है वो एप्रोप्रिएट कफ जो है वो यूज करना है, ताकि आपके पास एक्यूरेट जो है रीडिंग आ सके। फिर हम इसके अलावा हम एनीमिया पेशेंट का देखेंगे, जाइंटिस देखेंगे पेशेंट का, साइनोसिस देखेंगे, डिहाइड्रेशन देखेंगे, अडीमा जैसे कि पिक्चर में देखें, अडीमा देख रहे हैं, अडीमा देखेंगे। और पेशेंट की क्लबिंग देखेंगे हम। नेल्स पेशेंट के देखेंगे कि नेल्स पे अनीमिया की वजह से क्लबिंग तो नहीं है पेशेंट को। कोलेंचिया देखेंगे। थायराइड ग्लैंड्स जो हैं पेशेंट के वो देखेंगे। और हम ब्रेस्ट की का एग्जामिनेशन करेंगे, और वेरिकोज वेन जो है पेशेंट की देखेंगे कि क्या उसको कहीं लेग्स पे हम चेक करेंगे कि वेरिकोज वेन तो नहीं है। यहाँ स्केलेटल जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो देखेंगे कि उसको स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ में 3 किस्म की एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। काइफोसिस होता है, स्क्लेरोसिस होता है, और लॉर्डोसिस होता है। काइफोसिस जो मतलब कुब से निकल आता है ना पीछे से पेशेंट्स की बैक साइड पे, अपर बैक पे, कुब जिसको हम कहते हैं, कोबड़ा जिसको कोबड़ा लोग कहते हैं, उसको काइफोसिस वो स्केलेटन एबनॉर्मेलिटी है जिसको कि काइफोसिस कहते हैं। और स्क्लेरोसिस मतलब पेशेंट का एक साइड पे पेशेंट का जो है वो पेशेंट हो जाता है, एक साइड पे इस तरह से होके चलता है। फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन लंबर लॉर्डोसिस, और जो लॉर्डोसिस जो होता है ये लंबर रीजन जो होता है यहाँ पे जो है वो ग्रोथ सी हो जाती है, वो देखेंगे। नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होती है वो उसमें ये लंबर लॉर्डोसिस जो है विच कैन लीड टू द लोअर बैक एक, ये लोअर बैक एक की तरफ जाता है। अगर पेशेंट को नॉर्मल प्रेगनेंसी में लॉर्डोसिस हो, मतलब उसकी बैक पे उसको प्रॉब्लम आए, तो वो स्केलेटल एबनॉर्मेलिटी हो, तो वो क्या वो फिर लोअर, उसकी वजह से पेशेंट को लोअर बैकिक जो है वो होती रहती है। अस्कल्टेशन करेंगे हम, तो अस्कल्टेशन में हम हार्ट और लंग्स को अस्कल्टेट करेंगे। फ्लो मर्मर्स आर कॉमन इन प्रेगनेंसी, हमें मर्मर्स जो हैं वो सुनाई देंगी उस पे, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में कॉमन है। आर नॉट सिग्निफिकेंट। कार्डिक मर्मर्स में भी डिटेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रेगनेंसी। कार्डिक मर्मर्स जो है फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में, वो भी आपको अस्कल्टेशन में पता चलेगा। एब्डोमिन एग्जामिनेशन हम करेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम इंस्पेक्शन जब करेंगे हम एब्डोमिन की, नोट द एपरेंट साइज ऑफ द एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो हम जो है एब्डोमिनल डिस्टेंशन को देखेंगे। नोट एनी एसिमेट्री, हम नोट करेंगे कि एब्डोमिन सिमेट्रिकल है, कोई एसिमेट्री तो एब्डोमिन में नहीं है, कहीं से कोई ग्रोथ श्रोथ तो नहीं नजर आ रही। फीटल मूवमेंट्स जो है वो हम देखेंगे।
देखेंगे कि फीटल मूवमेंट्स हमें इंस्पेक्शन पे सामने नज़र आएंगे। बेबी जब मूव करेगा तो वो मूवमेंट्स जो है हमें ऊपर उसके नज़र आएंगी। फिर क्यूटोनियस साइंस जो है प्रेगनेंसी के वो देखेंगे। इसमें लीना निगरा जो है ये एक डार्क कलर की पिगमेंटेशन होती है। ये लाइन स्ट्रिचिंग फ्रॉम द ज़िफिस्टर्नम थ्रू द अम्बलाइकस टू द सुप्राप्यूबिक एरिया। ये आपको एक पिक्चर में नज़र आ रहा है। ये अम्बलाइकस से लेके नीचे ज़िस्टर्नम से लेके जो है सुप्राप्यूबिक एरिया तक ये एक लाइन सी आ जाती है, प्रेगनेंसी में बनती है। ये एक डार्क पिगमेंटेड लाइन होती है, डार्क कलर की लाइन होती है। इसको लीना निगरा जो है वो कहते हैं। और इसके अलावा जो है दूसरी पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा स्ट्राइवी ग्रेविडम जी, ये रिसेंट स्ट्रेच मार्क्स ऑन पर्पस इन कलर। ये आपको लाइनें सी नजर आ रही हैं एब्डोमेन के ऊपर। ये ऐसे पर्पल कलर की लाइनें होती हैं। ये जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके एब्डोमेन पे नजर आती हैं। और इस तरह स्ट्राइवी एल्ब्यूकेंस ये ओल्ड स्ट्रिच मार्क होते हैं। स्लीवरी वाइट पहले से जो है इस तरह स्ट्रिच होता है। जब एब्डोमेन बड़ा होता है साइज में तो उसमें ये ऐसी स्टिचेस जो है वो आती हैं ये, और उसकी वजह से फिर ये लाइंस बनती हैं। और ये जो है आप लोगों को डायग्राम में नजर आ रही हैं। फिर सुपरफिशियल वेन्स जो है ये अल्टरनेटिव पाथ होता है। वेनस ड्रेनेज होती है इसमें, क्योंकि प्रेशर होता है इंफीरियर वेना केवा पे ग्रेव्ड यूट्रस की वजह से। तो फिर ये सुपरफिशियल वेन्स होती हैं। फिर सर्जिकल स्कार्स हम पेशेंट के चेक करेंगे कि उसने कहीं प्रीवियस सर्जरी हुई हो तो वो हमें उसके पेट पे सर्जिकल स्कार्स जो हैं नजर आएंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम जब पल्पेशन करेंगे तो हम अपने हैंड से जब फील करेंगे सिम्फिसिस फंडल हाइट हम SFH लेंगे। फंडल हाइट हम देखेंगे, पल्पेट करेंगे 20 वीक्स पे मेजर इन सेंटीमीटर। हम इसको सेंटीमीटर में 20 वीक्स पे जब हम मेजर करेंगे तो सेंटीमीटर्स में फंडल हाइट को मेजर करेंगे। एस्टिमेशन ऑफ नंबर ऑफ फीटस हम एस्टिमेशन करेंगे, हाथ से फील करके हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ फीटस क्या है, क्या एक फीटस है या एक से ज्यादा। मल्टीपल फीटल पोल्स तो हमें नहीं फील हो रहे। हम ये देखेंगे कि आया बेबी एक है या एक से ज्यादा बेबीज हैं। अगर ज्यादा होंगे तो हमें मल्टीपल फीटल पोल्स जो हैं वो फील होंगे ऑन पल्पेशन। ये जैसे पिक्चर में आपको नजर आ रहा है सेंटीमीटर्स के हिसाब से ये फंडल हाइट को जो है वो चेक कर रही हैं ये एंटी टेप के जरिए। और ये पल्पेट कर रही हैं वो पोल्स को, फीटल पोल्स को, कि आया एक से ज्यादा तो नहीं है बेबीज। अच्छा, सिम्फिसिस हम ये फंडल हाइट जो लेंगे SPH डिटेक्ट 40 to 60% ऑफ द स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज fetus, but it is predictive value in detecting large for deaths fetus is considerably less। हम ये 40 to 60% होगा स्मॉल गेस्टेशन एज हो अगर तो इसमें। और द यूट्राइन साइज इज ऑब्जेक्टिवली मेजर विद इन द टेप मेजर। जैसे आपने देखा टेप के साथ मेजर किया जाता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फंडस जो है टू द अपर मार्जिन से लेके सिम्फिसिस प्यूबिक तक जो है इसको फिर नापा जाता है तो हमें फंडल हाइट मिल जाती है। अप्रोप्रिएट ग्रोथ इज यूजुअली एस्टिमेटेड टू बी द नंबर ऑफ वीक्स गेस्टेशन इन सेंटीमीटर्स एट 30 वीक्स। 30 वीक्स में जो है हम प्लस माइनस 30 सेंटीमीटर होंगे, और ये इसको हम 2 सेंटीमीटर हम इससे प्लस माइनस कर सकते हैं, या हम इसको 2 सेंटीमीटर प्लस कर सकते हैं, 2 सेंटीमीटर माइनस भी कर सकते हैं। इस तरह माइनस प्लस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द 20 यूनिट अंटिल 36 वीक्स गेस्टेशन तक ये जो है 20 होगा, और 3 सेंटीमीटर बिटवीन द 2 सेंटीमीटर बढ़ता जाएगा 20 to 36 वीक्स तक, फिर 3 सेंटीमीटर बिटवीन 36 to 40 वीक्स तक, और 4 सेंटीमीटर एट द 40 वीक्स जो है ये बढ़ेगा। इसमें हम जो है प्लस माइनस जो कर सकते हैं। और फीटल लाई जो है वो किस तरह, हम ये देखेंगे कि फीटल लाई किस तरह है, वो कैसे पेट के अंदर पड़ा है। रिलेशनशिप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द फीटस
टू दैट ऑफ द यूट्रस कि वो किस लाई में पड़ा है। लॉन्गिट्यूडनल फीटल हेड आर ब्रीच, अगर लॉन्गिट्यूडनल फीटल हेड है तो वो ब्रीच पड़ा होगा, ब्रीच पेल्पेबल ओवर पेल्विक इनलेट। ये एक जो फर्स्ट पिक्चर है जिसमें बेबी लॉन्गिट्यूडनल पड़ा हुआ है, हेड उसका जो है एक साइड पे है और बटक्स एक साइड पे पड़े हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल फीटल है। इस तरह का लाई होगा बेबी का तो वो ब्रीच पेल्पेबल होगा। और oblique द हेड आर ब्रीच इन पेल्पेबल इन द इलियक फोसा। और बेबी अगर इस तरह ये नीचे की तरफ, जो दूसरी पिक्चर में जो हेड नीचे की तरफ आया हुआ है, इसको ऑब्लिक कहते हैं। ये जो है इसको कफेलिक प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ये पेल्पेबल, आप इसको कहाँ पे ये आपको पेल्पेबल होगा, इलियक फोसा के अंदर इसका हेड जो है आपको फील होगा। प्रेजेंटेशन पे आप जो है पार्ट ऑफ द फीटस ओवरलाइंग द पेल्विक ब्रिम, ये पेल्विक ब्रिम पे आपको मिलेगा, कफेलिक प्रेजेंटेशन होगी अगर हेड नीचे की तरफ होगा। अगर हेड साइड पे होगा लॉन्गिट्यूडनल तो वो ब्रीच होगा। इसके अलावा अदर शोल्डर कंपाउंड भी इसमें हो सकता है, ये प्रेजेंटेशन होगी। अब हम आते हैं एम्यूनेटिक फ्लूइड वॉल्यूम। एक जब बेबी जो है फीटस जो है जब माँ के पेट के अंदर होता है उसमें एक एम्यूनेटिक फ्लूइड होता है जिसके अंदर बेबी जो है वो मूव करता है। ये एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर बेबी रहता है। टेंसी एब्डोमेन विद फीटल पार्ट्स नॉट इजिली पेल्पेटेड, तो इसके अंदर फ्लूइड होता है, इसलिए आप जब फीटल पार्ट्स को जो है पेल्पेट करने की कोशिश करते हो तो इजिली आप पेल्पेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड पड़ा होता है। कॉम्पैक्ट एब्डोमेन विद फीटल पार्ट्स इजिली पेल्पेबल, अगर वो कॉम्पैक्ट एब्डोमेन होगा तो फिर फीटल पार्ट्स आप जो है इजिली उसके आपको फील हो सकेंगे, पेल्पेट कर सकेंगे। पेल्पेशन ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन, ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि ये यूट्राइन कंट्रैक्शन जो है उनको पेल्पेट कर रही है CHN नर्स जो है। फिर हम अस्कल्टेशन की तरफ आए तो अस्कल्टेशन ऑफ द फीटल हार्ट, हम बच्चे का जो हार्ट है उसको हम कैसे स्ट्रेथ के जरिए हम कैसे अस्कल्टेट करेंगे, कैसे हम सुनेंगे। द फीटल हार्ट इज द बेस्ट हेयर एट द इंटीरियर शोल्डर ऑफ द फीटस, जो इंटीरियर शोल्डर होता है वहाँ पे हम जो है फीटल हार्ट जो है वो हम अच्छे से सुन सकते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड डिवाइस फ्रॉम अबाउट 12 वीक ऑफ गेस्टेशन, जब 12 वीक गेस्टेशन हो जाए तो फिर डॉक्टर एडवाइस करता है प्रेग्नेंट लेडी को कि वो एक अपना डॉपलर अल्ट्रासाउंड कर ले। ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड डिवाइस जो होता है इसमें आप जो है आपको बेबी का ब्लड फ्लो सब कुछ इसमें क्लियर नजर आता है और ये भी नजर आता है कि बेबी का कार्ड जो है वो अराउंड द नेक तो नहीं है। और ये फीटल स्टेथोस्कोप फ्रॉम अबाउट 24 वीक्स गेस्टेशन। In a breech presentation, it is often heard at all above the level of the maternal umbilicus. अगर बच्चा ब्रीच पोजीशन में पड़ा है पेट में तो मटरनल जो अम्बलाइकस है उससे आप जो है अस्कल्टेट कर सकते हैं बच्चे का फीटल हार्ट। द रेट एंड द रिदम ऑफ द फीटल हार्ट शुड बी डिटरमाइंड ओवर 1 मिनट। आप जो रेट और रिदम लेंगे ना फीटल हार्ट वो आप 1 मिनट तक जो है उसको ले सकते हैं। 1 मिनट आप जब उसको चेक करेंगे तो आपके पास ये हार्ट रेट और बेबी का जो है उसका रिदम आपके पास आ जाएगा। ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है FHR मतलब फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग बाय द फीटोस्कोप। ये एक फीटोस्कोप होता है, ये जो पेट के ऊपर रखा हुआ है, ये इसके साथ ये स्टेथोस्कोप टाइप का ये होता है, लेकिन इसके साथ हम फीटल हार्ट रेट जो है वो मॉनिटर करते हैं। तो 1 मिनट में हम ये देखते हैं कि फीटल हार्ट रेट कितना था, तो ये इस तरह से मॉनिटर किया जाता है जैसे पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। ये फीटल एक स्कोप है जिसके जरिए फीटोस्कोप है, इसके जरिए हम फीटल हार्ट रेट देखते हैं।
अच्छा, एंगेजमेंट इसकी देखेंगे हम कि हेड जो है वो एंगेज है या नहीं है, फ्री है, एंगेज है, ये हम इसका मैक्सिमम डायमीटर पास थ्रू पेल्विक इनलेट, हम ये इसकी मैक्सिमम डायमीटर जो है उसको देखेंगे पेल्विक में। कन्वेंशनली engagement or the passage of the maximal diameter of the presenting part beyond the pelvic inlet is estimated using the palm। आप अपना पाम जो है, अपना हाथ की जो हथेली है, इसको यूज करेंगे। 5 fingers of the hands, if 5 fingers are needed to cover the head above the pelvic brim, it's 5/5 palpable, एंड इफ नो हेड इज पेल्पेबल इट्स द 0/5 पेल्पेबल। अगर है हेड हो रहा है तो ये 5/5 पेल्पेबल होगा और नहीं है तो फिर 0/5 होगा। Normally, the fetus engage in the attitude of flexation in the transfer diameter of the pelvic inlet, unless the pelvic is very roomy, where it may engage in any diameter। किसी diameter पे भी ये engage हो सकता है अगर roomy pelvic है। In newly purus woman, engagement usually occurs by 36 weeks, but in the multipurus woman it may not occurs until the onset of labor। तो जो पहले से हूँ 36 वीक्स पे एंगेज होता है, लेकिन जो ज़्यादा बच्चे पहले से पैदा किए हों वो लेबर में भी जो है एंगेज वो हो सकता है हेड। रेयर causes of non engagement should always be considered and investigate with an ultrasound scan। आप अगर नहीं हो रहा एंगेजमेंट तो आप अल्ट्रासाउंड के जरिए, ये स्कैन के जरिए आपको ये पता चल सकता है कि प्लासेंटा प्रीविया है या प्लासेंटा प्रीविया मतलब जब प्लासेंटा बेबी से पहले पड़ा हो और बेबी उसके बाद हो वजाना के पास, तो वो प्लासेंटा प्रीविया होता है और ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है। इन वुमेन ऑफ अफ्रीको कैरिबियन ओरिजिन जो एंगेजमेंट में ओनली अकर एट द ऑनसेट ऑफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेबर। ये फीमेल जो होती हैं एफ्रो कैरिबियंस, इनकी जो है एंगेजमेंट जो हेड की होती है बेबी के, वो जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तब होती है। एंड न्यूली पेरिस वुमेन जो हैं इनकी प्यूलिक ग्रेप्स, this is one-handed techniques that uses a cupped right hand to grasp and assist the lower pole of the uterus। आप जो है अपनी मुट्ठी बना के कप हैंड वो करके उसको लोअर पोल पे यूट्रस के ये इसको फील कर सकते हैं। दिस कैन बी वेरी अनकंफर्टेबल एंड इज नॉट नेसेसरी, इट इज हेड कैन बी palpated यूजिंग 2 hands। ये दोबारा से स्लाइड जो है, सॉरी दोबारा से इसमें आ गया है एंगेजमेंट। अब ये इसके एंगेजमेंट देखेंगे हेड की। हेड दैट इज ओनली 2/5 palpable is usually considered to be engaged। हेड जो है 2/5 जो है हम फील कर सकते हैं, पेल्पेट कर सकते हैं, तो फिर हमें इससे पता चलेगा कि ये हेड जो है पेल्विक के अंदर एंगेज हो गया है, फिक्स्ड हो गया है इसके अंदर। Put simply, an easily palpable head is not engaged, whereas a head more difficult to palpate is more likely to be a deeply engaged। अगर deeply engaged हो जाए हेड तो फिर वो आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, फिर आप उस हेड को पेल्पेट जो है वो सिंपली आप उसको नहीं कर सकते अगर वो एंगेज हो जाता है तो। केयर मस्ट बी टेकन एज अ ब्रीच प्रेजेंटेशन। आपको ज़्यादा केयर कहाँ करनी है, वो तो अगर कैफेलिक है बेबी, हेड उसका पहले है और तो वो कैफेलिक प्रेजेंटेशन है, उसमें तो एंगेज हो जाए तो वो एंगेज हो जाता है। लेकिन मसला कहाँ आता है जब ब्रीच प्रेजेंटेशन हो जिसमें बेबी का हेड पहले ना हो, केयर वहाँ पे आपको केयर करनी है। एज अ ब्रीच प्रेजेंटेशन कैन समटाइम्स बी मिस्टेकन फॉर अ डीपली एंगेज्ड हेड, तो उसमें जो है वो फिर मिस्टेक होती है।
वजाइनल एग्जामिनेशन में आप जो है उसको एग्जामिन करेंगे, इज नॉट द पार्ट ऑफ रूटीन ऑब्स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन। वैसे तो हम जब एंटीनेटल हम जितने चेकअप करेंगे वो उसमें हम रूटीन जो है वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते, ये उसका पार्ट नहीं होता रूटीन का। ऑब्स्ट्रिक्ट बट मे बी इंडिकेटेड टू डायग्नोज रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन और ऑनसेट ऑफ लेबर। लेकिन आप एंटीनेटल में हम नहीं करते और लेबर पेन तक भी हम नहीं करते, लेकिन हम जो है वजाइनल एग्जामिनेशन उस वक्त करते हैं जबकि हमें ये हो, हमने डायग्नोज करना हो या कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है या नहीं हुई, और उसका लेबर का ऑनसेट स्टार्ट करने से। अक्सर ऐसे होता है कि खुद जो है डॉक्टर जो नर्स जो है वो इसको मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं वजाना के थ्रू, उसको एग्जामिनेशन करके, और फिर इसके बाद जो है वो रूटीन जो है पेशेंट के लेबर पेन वो स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाती है। यहाँ पे हमारे आज के लेक्चर का जो है एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा लेक्चर को। कहीं ना कुछ समझ आए तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो मदरहुड केयर था उसका एंड होता है। ये दो पार्ट्स में जो है लेक्चर आपको डिलीवर किया गया, और ये यहाँ पे इसको ये कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा इंशाल्लाह वो एंटीनेटल केयर होगा। ये चैप्टर 4 जो है ये बहुत लेंथी चैप्टर है। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं 1 बाय 1 आपके साथ जो है मैं लेक्चर्स में डिस्कस करूंगी। यहाँ पे मदरहुड केयर जो है उसका एंड होता है जिसमें हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन था, ऑब्स्ट्रिक्टिकल एग्जामिनेशन वगैरह था। अब नेक्स्ट जो है वो एंटीनेटल विजिट्स होंगे कि एंटीनेटल विजिट्स का क्या किस तरह से करवाते हैं पेशेंट से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूंगी। अगर इस लेक्चर में कुछ आप लोगों को समझ ना आया हो तो प्लीज़ फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं।